हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। राकेश जी की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, लेकिन मैं राकेश जी के पोर्टफोलियो स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मैं बात करूँगा कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट के बारे में। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है राकेश जी की फ़ोटो, और राकेश जी क्या कह रहे हैं। राकेश जी ने टाइटन की मैनेजमेंट पर एक कमेंट किया था 3 दिन पहले, और वो कमेंट क्या था? वो कमेंट ये था कि आप लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रति जो है गलत कर रहे हैं। ये टाइटन की मैनेजमेंट को संदेश दिया था राकेश झुंझुनवाला जी ने, और वो दिया था इस संदर्भ में कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट या माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उसको कंपनी अनदेखी कर रही है, और केवल 4 रुपये का डिविडेंड 1500 रुपये वाले शेयर्स पर दिया जा रहा है। यानी कि डिविडेंड यील्ड आप ये समझिएगा चवन्नी भर की है। चवन्नी भर की डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, और इस बात कंपनी को आड़े हाथों लिया राकेश जी ने, और डिविडेंड पॉलिसी की जो है जमकर आलोचना की, और कहा कि यार ये 4 रुपये का जो डिविडेंड दे रहे हो, यार क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तो आज मज़ा आ गया जब हमने कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट देखे। 1700 रुपये वाला शेयर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और दिल खुश हो गया। दिल खुश ये हो गया कि भाई साहब 1700 रुपये शेयर होल्डर के हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 1700 रुपये है, उस शेयर पर 90 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए, अगर आप मोटा मोटी कैलकुलेशन करिए, तो ये जो डिविडेंड है ये 1720 रुपये के आसपास शेयर है। 1720 रुपये पे 90 पैसे, मतलब शर्म आती है हमें कि ऐसी कंपनी डिविडेंड ना दे तो ज़्यादा बढ़िया यार, कम से कम। और इस 90 पैसे में भी 30% तो टैक्स लग जाना है, यानी कि 27 पैसे। जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मैं डिस्क्लोज़र कर दूं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, बट मुझे कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कमा रहे हो तो शेयर होल्डर्स को भी देने की जिम्मेवारी बनती है आपकी। और शेयर होल्डर्स अगर रिस्क ले रहा है, वो कोई ऐसा तो नहीं है शेयर होल्डर्स की वो केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए आपके शेयर को लेके बैठा हुआ है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ से कोई रेंट या इंटरेस्ट या किसी तरीके की फिक्स्ड इनकम आती है। और इक्विटी का एक इनहेरेंट फीचर होता है कि एक डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों मिलने चाहिए। और यहाँ पर जो है डिविडेंड जो है इंडिया की कंपनी से जैसे नदारद होता जा रहा है, और डिविडेंड यील्ड लगातार गिरती जा रही है, और उसका मेन रीज़न है पी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जा रहा। और इंडिया के लोगों के पास अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, तो इक्विटी ही एकमात्र साधन है, इसलिए आपको वैल्यूएशंस भी ऊपर की तरफ जो है दिख रहे हैं, और डिविडेंड के नाम पे जो है एक भयंकर वाला जो है मजाक हो रहा है। तो ये तो थी चलो डिविडेंड के बारे में बात। 33% का जंप दिया है प्रॉफिट में आपने पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल डिविडेंड दिया नहीं आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से, और इस बार जो डिविडेंड दिया वो 90 पैसे का है, यानी कि 2 साल का डिविडेंड 90 पैसे। 1700 रुपये के शेयर पे 45 पैसे 1 साल का डिविडेंड, उसमें से 30% टैक्स दे दोगे। ये नहीं दिया जाता तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। ये तो ये हो गया कि भाई साहब शेयर होल्डर्स के ऊपर आपने दया कर दी, जैसे कि शेयर होल्डर एक भिखारी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो नंबर है वो जो एनालिसिस्ट अजूम कर रहे थे उसको मिस कर गए। मिस कैसे कर गए वो मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा। प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया था 1800 करोड़ का, और नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्ट की गई थी 4060 की। अब देखिएगा यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 3842 की, यानी कि करीबन करीबन 5% कम। और इनके अगर हम सीधी सी बात करें कि एडवांसेस जो हैं केवल 1 साल के अंदर 1.8% की ग्रोथ हुई है, यानी कि ग्रोथ के फ्रंट पे इस बैंक को जाना जाता था, बहुत बेहतरीन बैंक माना जाता था। लेकिन वहाँ पर ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स के साथ एक तरीके से जो है नाइंसाफ़ी होती हुई लग रही है। एक तो डिविडेंड देख के, और दूसरा देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी घटकर 4.39 आ गई, जो कि 4.72 थी। तो अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी वीक लगेंगे आपको। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टैंड अलोन जो सब्सिडरी कंपनीज हैं कोटक महिंद्रा की, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, नो डाउट, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के स्टैंड अलोन रिजल्ट उम्मीद से, जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और डिपॉजिट देखिएगा 2.8 लाख हैं, जो कि 6.6 रेट की से ग्रो कर रहे हैं। ये आप अगर छोटे बैंक को भी देखोगे तो ये फेडरल बैंक जैसे जो बैंक हैं
वो भी इनसे जो है डबल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए इस बार। और एनालिसिस्ट मांग रहे थे कि 10% की जो है ग्रोथ होगी। अब ये जो भी प्रोविजंस हैं जो इस बार बढ़े हैं वो 1179, और पूरे मीडिया में आलोचना हो रही थी पिछले साल कि जब इन्होंने प्रोविजन बनाए थे कि कोटक महिंद्रा बैंक कहीं प्रोविजन तो नहीं छुपा रहा है, और वो देखिएगा अब जाहिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उस पर मैं चर्चा करूँगा आगे चल के। और देखिएगा जो बाकी कंपनीज हैं उनकी वहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है देखने के लिए, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी देखिएगा बढ़कर 3.25 पर हो गई हैं। तो जिसके लिए इस बैंक को जाना जाता था कि भाई सब असेट्स क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो भी देखिएगा एनपीए भी 3.25 पे आ गई हैं, और नेट एनपीए भी 1.21 पर आ गई हैं। रिजल्ट सभी मायनों के अंदर आपको अच्छे लग रहे होंगे कि भाई सब प्रॉफिट बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, लेकिन जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तब आपको सारी बात पता चलेगी कि रिजल्ट कैसे थे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है अगर सारी सब्सिडरीज को मिला दिया जाए तो 2589 करोड़ के हैं। मैं इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको बताऊंगा कि देखिएगा किसने अच्छा करा है। कोटक प्राइम जो है 14.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 184%। कोटक सिक्योरिटीज़ जो है 47 पॉइंट, ये कोटक सिक्योरिटीज़ ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लाइफ इंश्योरेंस ने 17% की ग्रोथ दी है। एएमसी बिजनेस जो म्यूचुअल फंड वाला है 13.6, लेकिन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है जो शेयर ब्रोकिंग वाला बिजनेस है उससे। इंटरनेशनल सब्सिडरीज ने 66.7 है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर तो आपको फिर भी ठीक लगेंगे, और इसलिए बाजार को भी आज उसके रिजल्ट पसंद नहीं आए। हालांकि बाजार पिछले दिनों करेक्ट हो चुके थे फ्राइडे को, नहीं तो आज देखिएगा बाजार में कुछ और हालत होती इसके शेयर्स की। और आज एचडीएफसी बैंक ने जब ये गिरने लगी बैंक निफ्टी तो उसको संभालने का काम एचडीएफसी बैंक ने किया नीचे से। अब देखिएगा इंटरेस्ट अर्निंग, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस एनालिसिस को जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करता हूँ। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा जो 6659 करोड़ की थी वो घटकर 6448 करोड़ की हो गई, यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि 3% का तो आपका इनकम में डिक्लाइन है। अदर इनकम्स में काफ़ी अच्छा जंप है 40% का। टोटल इनकम आपकी बढ़ गई 5%। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो है उतनी सेविंग नहीं हुई जितनी बाकी बैंकों ने की है, तो 2606 करोड़। एम्प्लॉय की सैलरी घटा दी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को या तो हटा दिया गया या उनकी रेमुनरेशन घटती हुई नजर आई है। पिछले साल के मुकाबले में भी रेमुनरेशन कम हुई है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय पर प्रेशर है या एम्प्लॉयज़ को हटाया गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े, यानी कि बाकी लोगों से सर्विसेज ली गई हैं वहाँ खर्चे बढ़े हैं। उसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर में देखिएगा 5041 करोड़ के सामने 4990 करोड़ है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। प्रॉफिट देखिएगा 2902 करोड़ से बढ़कर 3407 है, और इसका मेन श्रेय जाता है अदर इनकम्स को। तो ये अदर इनकम्स की वजह से बढ़े हैं, यानी कि जो भी इनके पास इधर उधर की इनकम्स थी सब इस क्वार्टर में बुक कर ली उन्होंने कि भाई साहब यहाँ पे प्रोविजंस बनाने। अब ध्यान से समझिएगा, प्रोविजन बनाए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जंप आने के बाद 11,1179 के, जो पिछली बार थे 418 करोड़ के सेम क्वार्टर के अंदर। भाई साहब 3 गुना के आसपास आपके प्रोविजन बढ़ गए। ये मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि असेट्स क्वालिटी भाई साहब क्या है, असेट्स क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। और ये असेट्स क्वालिटी थर्ड क्लास क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है कि ये बैंक जो है पहले मान के चल रहा था जी बैड लोन्स होंगे नहीं, जो है आरबीआई के गवर्नर्स ने जो बात कही थी या जो बाकी बैंक प्रोवाइड कर रहे थे ये प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ये कह रहा है कि ऐसा होगा ही नहीं, कुछ ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इस क्वार्टर में, इसका मतलब है कि अगर बैंक ने जो इतना कंजर्वेटिव था और कि वही मैं तो ऐसे लोगों को लोन दिया जहाँ बैड लोन्स होंगे ही नहीं। पिछले साल देखिएगा 1200 रुपये का भाव था, 1150-1200 रुपये का, जब ये प्रोविजंस बने थे 1047 करोड़ के। पूरी इंडिया में लॉकडाउन था जिस समय ये रिजल्ट आए। अब ये रिजल्ट आए कहीं लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अब प्रोविजंस देखिएगा 1179 है। इसका मतलब है कि जो असेट्स क्वालिटी के रिस्क इनको पिछले साल से उससे ज़्यादा है, और ये जो पूरे रिजल्ट खराब हुए हैं वो इसी से हुए हैं। और उसके बाद आप देखिएगा टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1853 करोड़ के थे, वो 1682 करोड़ के। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत ही ख़राब लगेंगे, और उस खराबी का रीज़न है असेट्स क्वालिटी। मैं सभी बैंकिंग के रिजल्ट एनालिसिस में यही कह रहा हूँ कि देखिएगा पैसा उधार देना है, इंटरेस्ट आ जाएगा, सब कुछ आएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर पैसा दिया आपने वही रिकवर नहीं होएगा तो आपको कंसर्न्स आएंगे। वही यहाँ पर भी है। तो ये जो अभी कोविड की सेकंड वेव है, अगर इसको भी कंसिडर करें तो असेट्स क्वालिटी आगे भी चल के मुझे डिटोरिएट होती हुई नज़र आ रही है, और बैंक अभी भी जो है एग्रेसिवली प्रोविजंस नहीं बना रहे हैं, और मैनेजमेंट अभी भी कुछ जो है चुपके जो है चीज़ों को निकालने लग रही है, और कुछ इस क्वार्टर में कुछ अगले क्वार्टर में ऐसे एडजस्ट करती हुई नज़र आ रही है, ना केवल इस बैंक की बाकी बैंकों की भी।
अब देखिएगा नेट एनपीए पिछले क्वार्टर में थी 2.26, अब हो गई है 3.24। ये देखिएगा नेट एनपीए थी 0.05, बढ़कर हो गई 1.2। आप बेसिक ईपीएस देखिएगा 8.29, यानी कि आपके पास 8 रुपये 29 पैसे की ईपीएस है। आप पूरे साल भर की भी निकाल लेंगे 32-33 रुपये की। स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप जाएंगे तो आप किस वैल्यूशंस पर शेयर्स को ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 50 से ऊपर की पी पर। लेकिन चिंता मत करिए, कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर रिजल्ट आपको ठीक लगेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे 50 रुपये की ईपीएस है, 1700 रुपये का भाव है, 33-34 की पी रेशियो पर अभी भी शेयर चल रहा है, 12.87 की ईपीएस है। तो यहाँ पर आपको डिटोरिएशन कम मिलेगा क्योंकि सब्सिडरीज ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है यहाँ पे। तो रिजल्ट जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस करूँ, ये देखिएगा प्रोविजन की स्थिति है। ये क्वार्टर एंडेड में 1179 के प्रोविजन्स है अदर देन टैक्स, यानी कि जो असेट्स क्वालिटी से संबंधित है। ये पिछले बार थे 418 के, ये मार्च में बनाए थे 1047 के, जो मैं भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। ये देखिएगा 3 गुना के आसपास आपने बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब आपकी असेट्स क्वालिटी पिछले साल से खराब है, 2216 के प्रोविजन थे, 2911 के थे, और मैनेजमेंट ये आश्वस्त थी कि अरे ये असेट्स क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं होगी, रिकवरी आएगी। और अगर आप इसकी सेगमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो रिटेल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। और इन सब के बावजूद अगर आपकी इतनी ग्रोथ पिछले साल से हुई है, ठीक है, आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले में रिजल्ट आपके ख़राब हैं, लेकिन आप देखिएगा 50 रुपये की ईपीएस कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो शेयर होल्डर को 20%, 10% कुछ तो डिविडेंड पे आउट करिए। अगर 50 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये तो डिविडेंड लेने का जो है शेयर होल्डर का बनना चाहिए। हालांकि मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ इंडिपेंडेंटली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब इस तरीके से कंपनियां बहुत ज़्यादा कमाती है और शेयर होल्डर को पास ऑन नहीं करती हैं, जबकि आपका पिछले साल डिविडेंड नहीं आया, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट नहीं देता। और जब हमारे बाजार के जो दिग्गज है, राकेश झुंझुनवाला जी जैसे जो लोग हैं, वो टाइटन की मैनेजमेंट तो किसी बात के लिए जो है खरी खोटी सुना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक विकट समस्या जो है इंडिया के अंदर जो है शेयर मार्केट के अंदर है। तो जिस दिन शेयर मार्केट गिरती है ना, उस दिन ये सब डिविडेंड देना शुरू हो जाते हैं। जब इनके बाजार के अंदर वैल्यूशंस नहीं मिलती है ना, तब अपने शेयर की कीमत को गिरने से बचाने के लिए सारे जो लोग हैं अपने देखिएगा डिविडेंड पे आउट करते हुए नजर आते हैं। जिन कंपनीज के शेयर प्राइस अच्छे नहीं है, ईपीएस अच्छी है, उन कंपनीज में देखिएगा वो कंपनियां अच्छे डिविडेंड पे आउट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस और ना गिर जाए। लेकिन इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्लू चिप शेयर्स हैं और लोगों के पास कोई ऑप्शंस है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। 4-5 दिग्गज बैंक्स हैं, उन्हीं में आपने पैसा लगाना है, तो देखिएगा उसका पूरा बेनिफिट जो है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पर देखिएगा आज पूरी की पूरी बात बताता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर जो है रिजल्ट आने के बाद 1700 से नीचे चला गया था, 1731 पे बंद हुआ है। आज की डिलीवरी परसेंटेज 27.79 है। जनरली इसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या होती है? इसकी डिलीवरी परसेंटेज होती है, देखिएगा 27 तारीख की 52, 28 तारीख की 52, 29 तारीख की 37.43, 30 अप्रैल की 41.03 और आज देखिएगा 27.79। यानी कि आज जो भी ट्रेड हुए हैं वो जनरली शॉर्ट कवरिंग से हुए हैं, क्योंकि ऊपर से जब माल बेचा गया, यानी कि इंटरेस्ट आज इन्वेस्टर का बिल्कुल नहीं था इस शेयर को खरीदने के लिए। और रीजंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मुझे पर्सनली भी ये शेयर बहुत ज़्यादा पसंद था और अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट जिस तरीके से ये डिविडेंड का पे आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर आप 90 पैसे अगर आप देखें कि जो है शेयर होल्डर के साथ मजाक कर रहे हैं, और जो शेयर है वो पर्सनली अभी मुझे लगता है कि इन रिजल्ट्स को देखने के बाद कम से कम शायद इसकी फेयर वैल्यू जो है 1500 रुपये या उसके नीचे ही आके बनती है। 1400-1500 रुपये में हो सकता है कि क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, तो उन पैरामीटर्स के साथ अगर देखें तो ये 1500-1400 रुपये के आसपास जब भी शेयर आएगा तो इसमें एक बहुत अच्छी वैल्यू बनेगी। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन शेयर खरीदने बेचने से पहले किसी भी तरीके का अगर कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं और मेरा चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने विवेक का यूज़ करिए और तभी ट्रेड करिएगा। मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज से ये पूरा एनालिसिस किया। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।